नमस्ते सर, आवाज आ रही है? नमस्ते मनीष जी। हाँ सर। आप देवली जी देवली के सर। रहने टोंक जिले के। जी सर। बढ़िया। आपने 55.5% से सेकेंडरी किया, फिर 68% सीनियर सेकेंडरी, बीए में आपके 48%, यस सर। और बीएसटीसी की आपने, एमए नहीं किया। जी नहीं अभी सर, आप एमए नहीं किया। प्राइमरी टीचर हैं अभी। जी सर। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है। यस सर। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप में ऐसी क्या खूबी है कि आपको आरएस बना दिया जाए। जी सर, जितना मैंने स्वयं के बारे में जाना है तो मैंने महसूस किया है कि मैं ह्यूमन रिलेशंस में अच्छा हूँ, लोगों से जल्दी घुल मिल जाता हूँ। इसके क्या? अलावा सर मैं परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेता हूँ। साथ ही सर एक शिक्षक के रूप में हमेशा सीखना आवश्यक होता है, तो मैं हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहता हूँ। साथ ही सर समय प्रबंधन भी अच्छा कर लेता हूँ। पर समय के परिस्थितियों के अनुसार ढालने वाला प्रशासक तो अच्छा नहीं होता है। जी, लेकिन सर फिर भी सर एक प्रशासक के रूप में कई बार ऐसी स्थितियां आती है जब हमें परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करना होता है, बेहतर निर्णय लेने होते हैं। तो सर मैं कोशिश करूंगा कि एक पॉजिटिव वे में इनका उपयोग करूं। आप सत्य के साथ रहेंगे या परिस्थितियों के साथ चलेंगे? सर मैं कोशिश करूंगा कि रूल ऑफ लॉ का पालन करूं और दोनों ही स्थितियों में अपना जो भी जनहित में हो, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हो, उसके अनुसार कार्य करने का प्रयास करूंगा। आपको करने नहीं देंगे, दबाव रहेगा आप पर राजनीतिक लोग, राजनीतिक नेताओं का, फिर जी कैसे सर, करेंगे मैं आप? आपसे जी सर, मैं आपसे सहमत हूँ, राजनीतिक दबाव रहेगा। लेकिन सर चूंकि जनप्रतिनिधियों का परिस्थिति जी सॉरी सर, मैं आप सुन नहीं पा रहा। सर आवाज कट रही है उपाध्याय आप तो आप तो परिस्थिति के अनुसार ढल जाएंगे, तो आप सत्य के साथ कैसे रहेंगे? कानून के साथ कैसे रहेंगे आप? जी नहीं सर, एक प्रशासक के रूप में जो भी मेरे दायित्व होंगे, जो भी मेरे कार्य होंगे, उनका मैं बेहतर निष्ठा के साथ कार्य करने का प्रयास करूंगा। और हाँ। परिस्थितियों के अनुसार ढलना मेरा व्यक्तिगत जीवन का पहलू है। उसे मैं प्रशासन में जहां भी पॉजिटिव वे में लागू करना होगा वहीं मैं लागू करूंगा। दो चीजें होती है, एक तो वर्च्यूज होते हैं, गुण, जी सर। और एक होती है क्वालिटीज, विशेषताएं। जी सर। ये दोनों में एक अच्छे शासक में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? गुणवत्ता। जी एक तो होता है सर गुण, एक एक होता है जी सर। गुणवत्ता। जी सर। सर एक अच्छे शासक में सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, उसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। और जो भी अन्य उसके पहलू हैं, जैसे समर्पण भाव होना चाहिए, जन सेवा की भावना होनी चाहिए। हो गए, ये तो आप गुण गिना रहे हैं। जी उसकी सर। क्वालिटी, जैसे कि उसको टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, है ना, और जी जैसे सर। उसको एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल होनी चाहिए, उसमें जी। प्रशासकीय गुणवत्ता होनी चाहिए। इस तरह के जी सर। कुछ गुणवत्ताएं होती है ना, क्वालिटी, जी पर्सनल सर। क्वालिटीज ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। यस सर। आप शायद समझ नहीं पा रहे मेरी बात को। जी सर। रिसोर्सफुल होना चाहिए, पत्रकारों से मिलना जुलना आना चाहिए, ये चीजें उसकी गुणवत्ता में आती है। ओके चलो सर, कोई बात थैंक यू नहीं, आप सर। मुझे ये बताएं कि गांधी जी अफ्रीका क्यों गए थे? सर गांधी जी अफ्रीका में लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, कानून की पढ़ाई करने के लिए अफ्रीका गए थे। और इंग्लैंड क्यों गए थे? सॉरी सर, मैं कंफर्म नहीं हूँ। अच्छा। जी। गांधी जी सक्रिय राजनीति में 1915 के बाद आए जी सर। ना। तो जी कब सर। आए वो, सक्रिय राजनीति से कब जुड़े? सर सबसे पहले उन्होंने 1917 में एक चंपारण आंदोलन में भाग लिया। उसके बाद में भारतीय राजनीति में उनका सक्रिय आगमन रोलेट एक्ट के बाद हुआ, 1919 के बाद, जब उन्होंने में उनके असहयोग। प्रमुख सहयोगी कौन थे? जी सर, उनके प्रमुख सहयोगी जवाहरलाल नेहरू जी। चंपारण में? सॉरी सर। अच्छा, एक अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ है हमारे यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। जी सर। उसकी सुनवाई चल रही थी, तो जी। पुलिस अधिकारी को गोली मार दी।
जी सर। और गोली मारने वालों के जुर्म में 2 जनों को फांसी हुई। अलीपुर षड्यंत्र केस तो फेमस है, आपको याद होगा, पता होगा। जी नहीं, सॉरी सर, मुझे ध्यान नहीं है इस बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा। ये गांधी जी जब भारत पर लाल किले पर अपना स्वतंत्रता का प्रथम दिवस मनाया जा रहा था, तब गांधी जी कहाँ थे? सर उस वक्त में भारत पाकिस्तान विभाजन के फलस्वरूप काफी हिंसक गतिविधियां हो रही थी, तो महात्मा गांधी जी उनको रोकने के लिए प्रयास कर रहे थे, और वो पूर्वी बंगाल, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, वहां हाँ, पर कोशिश कर रहे थे कि कम से कम हिंसा हो। इस प्रकार का मैंने सर पढ़ा है। चलो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जी सर। कल उनका जन्म दिवस था। जी सर। तो एकीकरण के अलावा, राष्ट्रीय जी एकीकरण में, नेशनल इंटीग्रेशन में उन्होंने बहुत काम किया। इसके अलावा उनका क्या योगदान है? जी सर, एक गृह मंत्री के रूप में उन्होंने भारतीय राजनीति में भूमिका निभाई। और क्या भूमिका निभाई? सर राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाने के लिए तो जो मैंने भारत की, के अलावा, सॉरी राष्ट्रीय सर एकता मुझे, के अलावा क्या भूमिका थी? सॉरी सर मुझे जानकारी नहीं है, माफी सर। तो आखिरी सवाल आपसे, भारतीय जी। संस्कृति विश्व में महान मानी जाती है। जी सर। माने या नहीं माने, हम तो मानते ही हैं। जी सर। क्यों मानते हैं? जी क्या खास सर। बात है? जी सर, प्राचीन काल से ही भारत एक ऐतिहासिक गुरु रहा है, और पूरे विश्व के लिए भारत एक पथ प्रदर्शक की भूमिका में रहा है। यहाँ पर कई सारी संस्कृतियों का समन्वय है। हमने पश्चिमी संस्कृति को भी अपनाया। हमारी जो प्राचीन काल के जो वैदिक साहित्य हो या वैदिक युग हो, तो सर सबको हमने स्वीकार किया है, अन्य संस्कृतियों को भी हमने स्वीकार किया है। और हमारे विशेष साहित्य, एक लाइन में अगर बताना पड़े कि भारत विश्व गुरु था, एक सेंटेंस में बताना पड़े, तो कैसे बताएंगे? जी सर। धन्यवाद मनीष जी। ओके सर, सॉरी, थैंक यू सर। जी अतुल सर। जी मनीष जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार, टीचर हैं आप? जी सर। आज न्यूज़पेपर में देख रहा था मैं, जैसलमेर का एक स्कूल है जिसे आर्किटेक्ट अवार्ड मिला है। बच्चियों का स्कूल बन रहा है, बड़ा बड़ा सुंदर स्कूल बन रहा है। जी सर। आप टीचर हैं तो जरूर पता होगा आपको। सॉरी सर, मैंने पढ़ा नहीं इस बारे में, मेरे ध्यान में नहीं आया। अच्छा, आपको जानकारी नहीं है? नहीं सर, सॉरी। अच्छा अच्छा अच्छा। सरकार नई एजुकेशन नीति लेके आई, उसकी तो जानकारी होगी। जी सर, पढ़ा है मैंने इस बारे में। अच्छा, उसमें बीएड के लिए क्या प्रावधान किया गया है? जी सर, बीएड को 2024 के पश्चात 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के रूप में रखने की योजना है सरकार की। इसके अलावा वो सीनियर स्कूल के बाद ही, यानी 10+2 के बाद ही उसे एक पूरे 4 वर्षीय फंडामेंटल कोर्स के रूप में अपनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई विद्यार्थी पीजी के बाद में उसे करता है, तो वो 1 वर्ष का ही मान्य होगा। इस प्रकार के प्रावधान लागू करने की सरकार की योजना है। और एमफिल के लिए क्या किया गया है प्रावधान? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं। अच्छा, एमफिल के बारे में आइडिया नहीं है आपको? जी नहीं सर, सॉरी। डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, इन 3 शब्दों की चर्चा की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। जी क्या अंतर होता है तीनों में, क्या प्रावधान है इनके लिए? सर, डिग्री किसी भी पूर्णतः जो जितने सालों का किसी कोर्स की मान्यता होती है, नहीं, अगर वो अनुमान कंप्लीट अनुमान करते। नहीं लगाइए, मैं नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपसे बात पूछ रहा हूँ। सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस प्रकार की एक प्रावधान किए गए हैं कि अगर कोई विद्यार्थी बीच में अगर 1 साल पढ़ करके अगर छोड़ देता है, तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। हम्म, जो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम जो लाया गया है, जी उसके तहत इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। जी। और यदि बाकी वो कोर्स, डिप्लोमा और डिग्री? अगर कोई विद्यार्थी पूरा अगर डिग्री करता है, पूरे कंप्लीट 3 ईयर का जो सेशन होता है, अगर उसकी कंप्लीट करता है, तो उसे डिग्री मिलेगी। जी, और डिप्लोमा? सॉरी सर, उसकी ध्यान नहीं। जानकारी नहीं है। जी नहीं सर, सॉरी। ये अभी सिस्टम चल रहा है 10+2+3, अब सिस्टम उसमें चेंज होना है, क्या है नया सिस्टम? जी सर, जो नया सिस्टम है वो 5+3+3+4 का रहेगा। जी, इस प्रकार थोड़ा का स्ट्रक्चर समझाइए बदला मुझे गया क्या है। है ये?
जी, जो शुरुआती जो +5 है, इसमें 3 साल प्री प्राइमरी एजुकेशन के हैं, जो आंगनवाड़ी के माध्यम से दिए जाएंगे, और फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास तक इसको 5 वर्ष का बेसिक रखा गया है। इसके बाद में क्लास 3rd से 5th तक वो 3 साल का रखा गया है। फिर 6 to 8 तक वो अगले 3 साल का, और लास्ट का जो 4 वाला कॉम्बिनेशन है वो 9 to 12th तक है। क्यों ये चेंज किया गया? 10+2+3 तो ज्यादा अच्छा था मेरे ख्याल से। जी सर, जो इसको लागू करने के बाद में जिस प्रकार की जो एक विसंगतियां आई, अभी वर्तमान में शिक्षा का एक गैप काफी अधिक बढ़ा हुआ दिखता है, और उसका अगर सबसे प्रमुख कारण माना जाता है तो वो प्री प्राइमरी एजुकेशन का अभाव होना है। निजी विद्यालय जहाँ प्री प्राइमरी एजुकेशन में अधिक सक्षम है, वहीं सरकारी विद्यालयों में इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं है, वहां पर सीधा कक्षा 1 से पढ़ाई होती है। तो इसके लिए भी सरकार ने इन प्रावधानों को मंजूरी दी है और इनको शामिल किया है, ताकि प्री प्राइमरी एजुकेशन को सशक्त किया जाए, बच्चों को 3 वर्ष से ही शिक्षा प्रदान की जाए। और इसके आपका ऑडियो बंद हो गया है, ऑडियो बंद हो गया आपका। जी सर, जी, सुन नहीं पाया था, आपका ऑडियो बंद हो गया, फिर से बताएं। ओके सर, सॉरी सर, आरटी एक्ट का दायरा बढ़ाया गया है इसके लिए, और अब आरटी एक्ट के अनुसार भी 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है, ताकि प्री प्राइमरी एजुकेशन दी जा सके। अच्छा अच्छा, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इतने छोटे बच्चों पे अनावश्यक बोझ डाल दिया जाएगा? अभी तो 3 साल में बच्चे, अभी बेचारे मासूम बच्चे, उनको पढ़ाई लिखाई का जो उनके कंधों पे अब बोझ आ जाएगा। जी सर, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन चूंकि बच्चे शुरुआत में एक प्ले स्कूल के माध्यम से अगर खेलेंगे और गतिविधियां करेंगे तो सर उनका बेसिक काफी मजबूत हो सकेगा, और जो एक गैप दिखाई देता है सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालयों के बीच में, वो भी सर कम हो सकेगा। अच्छा कदम है सर मेरे ख्याल से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आंगनवाड़ी के माध्यम से ये लागू होना है, आप बता रहे हैं? जी सर। क्या होता है ये आंगनवाड़ी? सर, आंगनवाड़ी प्राथमिक जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनकी यहाँ पर एक पोषण संबंधी गतिविधियां और कुछ सीखने संबंधी गतिविधियां यहाँ पर संचालित की जाती है। और आंगनबाड़ी वर्तमान में मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राम पंचायत पर स्थापित की गई है, और छोटे छोटे जो गांव हैं, छोटी ढाणियां हैं, वहां पर भी इनकी उपलब्धता है। तो इससे सर इसको बेहतर क्रियान्वित किया जा सकेगा। तो आंगनवाड़ी मतलब कोई संस्था है, कोई व्यक्ति है, क्या होता है ये आंगनवाड़ी? सर, एक संस्था है जो महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन कार्य करती है। कौन करता है आंगनवाड़ी में कार्य? जी सर, यहाँ पर पूर्व प्राथमिक शिक्षक के रूप में एक पद स्थापित होते हैं। साथ ही यहाँ पर जो महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारी होते हैं, जो आशा सहयोगिनी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इत्यादि पद यहाँ पर सर्जित किए गए हैं। अच्छा, अभी आप किस क्लास तक के टीचर हैं? सर, मैं क्लास 1 to 5th तक का टीचर हूँ। क्लास 1 to 5th के टीचर हैं आप? जी सर। अच्छा, कोई ऐसा तरीका बताइए जो आप कुछ नया करते हो बच्चों को सिखाने के लिए। जी सर, मैं एनवायरनमेंट पढ़ाता हूँ, जी तो बच्चों को जब भी एनवायरनमेंट में अगर कुछ चीज अगर समझ में नहीं आती तो उन्हें मैं प्लेग्राउंड में ले जाता हूँ और वहां पर सिखाने का प्रयास करता हूँ। जैसे अगर किसी पौधों के बारे में, अगर प्लांट्स के बारे में अगर बच्चों को जानकारी देनी हो, तो वहां पर मैं बच्चों को कहता हूँ कि आप प्लांट्स की जो भी आपको यहाँ अलग अलग पत्तियां दिख रही है तो उनको तोड़ लें, और उनको साथ में ला करके फिर सर इस प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। अभी केंद्र सरकार ने पर्यावरण की रक्षा के लिए एक अध्यादेश जारी किया है। जी सर। क्या है वो अध्यादेश? सर, हाल ही में जो अध्यादेश जारी किया है उसमें अगर एनसीआर क्षेत्र में कोई अगर पर्यावरण एयर पोल्यूशन अगर करता है तो उसको 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 3 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है। 3 साल या 5 साल? सॉरी सर, 5 साल। अभी क्या प्रावधान था इसके पहले? अभी सर एनजीटी के तहत ही सुनवाई होती थी, तो उसकी सख्तियों के लिए एक कमीशन बनाने की बात की गई है। 18 सदस्यीय कमीशन बनाया जाएगा और उसमें कार्यवाही होगी। अब तो ये बताएं कि प्रदूषण की समस्या केवल दिल्ली एनसीआर में, बाकी जगह नहीं है? नहीं सर, बाकी जगह भी है, लेकिन वर्तमान में जिस तरह के हालात वहां पर एयर पोल्यूशन के दिल्ली में है, वो अन्य रूप में तुलनात्मक स्तर से नहीं है सर। वहां पर अलग तरह की समस्याएं हैं और क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण की समस्याएं हमारे भारत में देखी जाती है। जैसे पश्चिम बंगाल साइड में उधर
अगर पूर्वी सेक्टर की बात करें तो वहाँ जल प्रदूषण अधिक है, वहीं एनसीआर सेक्टर में एयर पोल्यूशन अधिक है। ये पराली क्या होता है? पराली सर कृषि अधिशेष, जो कृषि की फसलें होती है उसके बाद में जो अपशिष्ट बच जाता है उसे पराली कहा जाता है, और उसे किसान सामान्यतः जलाते हैं क्योंकि वो किसी उपयोग का नहीं होता उनके लिए, ना ही उसकी किसी मार्केटिंग में सेलिंग की जा सकती, तो ये इसलिए उसको बताइए, जला दिया जाता पंजाब है। और हरियाणा में ही समस्या है पराली की, बाकी देश में नहीं? धान तो और जगह भी उगाई जाती है, इसके पीछे क्या कारण है? सर बाकी जगह जहाँ धान उगाई जाती है, एक तो कम होती है धान तुलनात्मक रूप से पंजाब के, अन्य फसलें भी वहां पर उगाई जाती है, और सर बाकी जगह पशुपालन काफी अधिक संख्या में है। यहाँ पर कम क्षेत्र में धान की फसल अधिक उगाई जाती है और पशुपालन भी यहाँ पर कम है, इस कारण पराली का उपयोग नहीं है, कम पराली का उपयोग कम हो पाता है, तो किसानों को मजबूरी में जलाना पड़ता है। मध्य प्रदेश में तो बहुत धान हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी, इवन राजस्थान वगैरह में भी हम तो देख रहे हैं कि धान की अच्छी खासी पैदावार हो रही है, लेकिन वहां ये समस्या कहीं पढ़ने को नहीं मिलती। कोई और टेक्निकल रीजन है? मैं पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में इसके पीछे। सॉरी सर, मुझे क्या उसका आइडिया पर्यावरण नहीं। के जानकार हैं इसलिए मैंने पूछा कि आपको पता होगा, कुछ बताएंगे आप मुझे? जी नहीं सॉरी सर, मैं पर्यावरण को 1 to 5 ही पढ़ाता हूँ, तो कोई इसमें ऐसी स्पेशलिस्ट मेरे पास कुछ नहीं है सर, सॉरी। ठीक है, ललित सर। जी राजेश। जी मनीष जी, यस सर। अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? जी सर। अच्छा, एक याचिका लगी सुप्रीम कोर्ट में जिसमें ईवीएम जो होती है उसमें जी। चुनाव चिन्ह के स्थान पर प्रत्याशी का नाम और उसकी योग्यता के शामिल करने की आवश्यकता पर थोड़ा बल दिया गया है। आपका क्या मानना है, होना चाहिए ऐसा? सॉरी सर, मैं समझ नहीं पाया, प्लीज रिपीट कर सकेंगे आप? जी वापस रिपीट कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है जिसमें जो ईवीएम होती है, जी इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जी सर। प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह की जगह उसका नाम और उसकी योग्यता ये लिखी होने की आवश्यकता पर बल दिया गया। जी आपका क्या मानना है, ऐसा होना चाहिए? जी सर, मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है, क्योंकि इससे मतदाताओं को पूर्णतः जानकारी मिल सकेगी किसी उम्मीदवार के बारे में, और वो किसी सिंबल को देख करके वोट नहीं करेंगे, जो वर्तमान में भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी कमी मानी जाती है। तो मुझे लगता है सर, इससे हमारी जो आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार हैं उनमें भी कमी आएगी और भारतीय लोकतंत्र अधिक सशक्त होगा। अच्छा, नेता और सरकारी जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनके लिए एक जो सरकारी खर्च होता है उसकी सीमा तय की जानी चाहिए क्या? जी सर, वो की जाती है सर वर्तमान में भी। नेताओं पर क्या सीमा है? सर चुनाव के दौरान एक निश्चित सीमा है, नहीं, 70 सरकारी लाख। खर्च जो होता है उनका चुनाव के बाद जब वो जन अच्छा अच्छा। जाता है जी जबकि जी वहां पे। जी सर, वर्तमान में सीमा नहीं है, लेकिन ये सीमा की जानी चाहिए सर। वर्तमान में जो भी उनके सरकारी खर्चे हैं वो सरकार द्वारा ही वहन किए जाते हैं, तो उसकी अगर लिमिट रखेंगे तो सर राजकोष पर अनावश्यक भार नहीं पड़ेगा। सरकारी अधिकारियों के लिए? सर उनके लिए भी की जानी चाहिए। अच्छा, किस प्रकार ये खर्च बढ़ता है वो बता पाएंगे थोड़ा? जी सर, जो सरकारी अधिकारियों द्वारा तो मुख्य रूप से जो अनावश्यक दौरे किए जाते हैं कभी कभार, खुद के निजी, कभी छुट्टियों पर, कभी जैसे सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग कर लिया, तो इस प्रकार के खर्चे होते हैं, तो उन पर नियंत्रित किया जा सकता है। बाकी इसके अलावा सर राजनेताओं की तुलना में प्रशासकों के खर्च काफी कम है, दुरुपयोग की दृष्टि से देखा जाए तो। वही राजनेताओं के खर्च कई बार अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए और अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए, स्वयं की लोकप्रियता को बनाए रखने के लिए भी अनावश्यक रूप से कई बार यात्राएं की जाती है, अनावश्यक वहां पर पार्टीज का आयोजन किया जाता है, तो उनके कार्यकर्ताओं को रुकवाने का प्रबंध किया जाता है, इस प्रकार से भी कई खर्चे हो जाते हैं। अच्छा, अभी एक राज्य में एक नई नियमावली लाने पे विचार हो रहा है, जिसमें जो सरकारी अधिकारी है ना तो कोई बुक का प्रकाशन कर पाएंगे, ना कोई उपहार ले पाएंगे, ना कोई सरकारी नीति के खिलाफ बोल पाएंगे वो, ठीक है, और ना कोई अभिनय कर पाएंगे किसी टीवी या फिल्म में। कौन सा राज्य है वो? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं है, राज्य का नाम मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन सर मुझे इसमें थोड़ी जानकारी है। अभी हाँ, आपने विचार रखिए आप इस बारे में, होना चाहिए ऐसा?
जी सर, ऐसा होना चाहिए क्योंकि सर हाल ही में देखा गया है कि एक सिविल सर्वेंट हैं अभिषेक सिंह जी, तो उनके द्वारा बॉलीवुड में अभिनय किया गया और उसके पश्चात उनकी जो सिविल सेवक वाली एक गरिमा थी, उसका भी उस एक उसका नुकसान हुआ है थोड़ा, एक गरिमा को क्षति पहुंची है और एक बॉलीवुड एक्टर के रूप में वो अधिक जाने लगे हैं वर्तमान में, तो उससे उनकी कार्यशैली पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। और सर एक जनसेवक के लिए या एक किसी प्रशासक के लिए लोकप्रियता कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो किताब के प्रकाशन में क्या दिक्कत है? जी सर, अगर सरकारी अनुमति से अगर की जाए, अगर सेवा काल से अगर अवकाश लेकर के अगर इस प्रकार का कार्य किया जाए तो मुझे लगता है सर कोई दिक्कत नहीं है फिर। बाकी सरकारी सेवा में रहते हुए ऑन ड्यूटी अगर इस प्रकार के अगर हम कार्य करें तो वो कहीं ना कहीं वहां पर जनहित के मुद्दे जरूर प्रभावित होंगे। भारत में गरीबी बढ़ रही है या कम हो रही है? सर मुझे लगता है कि गरीबी कम हो रही है, हालांकि आंकड़े कभी कभार बढ़ी हुई बताते हैं, लेकिन सर कम हो रही है क्योंकि पहले की तुलना में भारत अधिक विकसित हुआ है, अब संक्रमणकालीन अवस्था में है, अधिक संसाधन लोगों को दे पा रहे हैं। सर कम हो क्या रही है कारण है लेकिन भारत में गरीबी के? जी सर, मुख्य कारण तो जनसंख्या विस्फोट है। इसके अलावा हम हमारी जो ऐतिहासिक कारण जो रहे हैं, तो देर से हम आजाद हुए, काफी सालों तक अधीन रहे, तो उसके भी दुष्प्रभाव हमारे को झेलने पड़े, इस कारण हमारी गरीबी बढ़ी हुई रही। लेकिन अंतिम अंतिम प्रश्न मेरा, जी भारत में गरीबी को कर्म फल से भी जोड़ के देखा जाता है कि कर्मों का फल है गरीबी को, दरिद्र। जी क्या कहना है आपका इस बारे में? सर मुझे लगता है कि भारत में सामाजिक रूढ़िवादिता काफी अधिक है और कुछ धार्मिक रूढ़िवादिता भी है, तो इस कारण कहीं ऐसा माना जा सकता है। लेकिन सर जहां तक मेरा व्यक्तिगत रूप में इसमें मानना है तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ सर। ये कर्मों का फल न हो करके गरीबी मिटाई जा सकती है अगर हमारे व्यक्तिगत प्रयास बेहतर हो, अगर हम बेहतर शिक्षा लें और सरकार भी उसमें हमारे लिए पूर्णतः सहयोग कर रही है। हम लोकतांत्रिक भारत में रहते हैं, तो सर प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर अधिकार है कि अपना क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करे और स्वयं के चलिए, जी बेहतर जी, जीवन का निर्माण करे। वेरी गुड जी सर। जी मनीष जी, यस सर। अच्छा ये बताएं कि सुशासन में प्रमुख बाधाएं क्या आती है? जी सर वर्तमान में सुशासन की सबसे प्रमुख बाधा 4th NRC रिपोर्ट के अनुसार तो भ्रष्टाचार की है सर भारत में। और एक दो पॉइंट और बताएं। जी, इसके अलावा सर जो आम जनता में तकनीक के प्रति जो जागरूकता का अभाव है, उससे भी समस्या आती है। साथ ही जो यहाँ पर प्रशासन का जो दायरा है वो काफी विस्तृत है और प्रशासनिक अधिकारियों की भी सामान्यतः कमी महसूस की जाती है। कई जगह पद खाली रहते हैं तो उनकी जगह डेपुटेशन पोस्टेड रहती है, तो उनसे भी सर दिक्कतें ओके, हैं। ठीक है। जी अच्छा एक कथन है कि भ्रष्टाचार गरीब विरोधी है, जी सर। क्या अर्थ है? भ्रष्टाचार गरीब विरोधी है। जी सर भ्रष्टाचार का सबसे जो अंतिम रूप से जिसका फल भोगना पड़ता है वो सामान्यतः गरीब व्यक्ति को ही भोगना पड़ता है। उसके द्वारा जो सेवाओं की जो गुणवत्ता में कमी होती है वो उसी के लिए होती है। ऐसे उदाहरण दीजिए, एक आध उदाहरण। जी सर, उदाहरण के लिए कि अभी वर्तमान में इंदिरा आवास योजना चल रही है, वहां पर सरकार द्वारा 1.5 लाख रुपया दिया जाता है किसी गरीब व्यक्ति को मकान बनाने के लिए। सामान्यतः देखा जाता है कि कई बार भ्रष्टाचार मांगने के कारण वो उसकी राशि 1.5 लाख न पहुंचकर उसके पास 70-80 हजार रुपए पहुंच पाते हैं। 40-50% वो लीकेज में चला जाता है, तो उसका फल उसी को भोगना पड़ रहा है सर। राइट राइट। अच्छा ये बताएं कि कसरे इल्म क्या है? कसरे इल्म। जी सर, ये टोंक में अरबी फारसी शोध संस्थान उसका पुराना नाम है। और स्थापना? जी सर 1978 में इसकी स्थापना हुई। राइट। अच्छा बताएं कि शीश महल क्या है? जी सर, शीश महल सुनहरी कोठी का जो प्रथम भवन था, शुरुआती निर्माण शीश महल के रूप में हुआ था, बाद में उसको सुनहरी कोठी का रूप दिया गया। ये टोंक में स्थित एक, सॉरी सर स्थापना मुझे याद नहीं। तो सुनहरी कोठी क्यों कहते हैं इसको? सर यहाँ पर सोने की नक्काशी की गई है इस पर, इस कारण इसको स्वर्ण जैसी प्रतीत होती है, तो सुनहरी कोठी का नाम दिया गया। ओके। अच्छा बताएं कि टोंक का पुराना नाम क्या है, प्राचीन नाम?
सर इसको पहले टोरी और टोकरा नाम कहा जाता था, जब बाद में इसको सवाई मान सिंह जी ने एक भोला ब्राह्मण नाम के व्यक्ति को प्रदान किया 12 गांवों को, उसके बाद में इसको टोंक नाम दिया गया। भूमगढ़ शब्द भी आता है, भूमगढ़ जी सुना आपने, बताएं क्या है? सर यहाँ पर एक दुर्ग है, प्राचीन कालीन दुर्ग है, भूमगढ़ का दुर्ग, वो फेमस है सर। यहाँ टोंक में स्थित जगह है सर एक। तो पिंडारियों को किस शासक द्वारा संरक्षण दिया गया? जी सर मराठा सरदार कोटा में इनको संरक्षण दिया गया था, तो किसने दिया था? आवाज बंद हो गई। हाँ आवाज बंद हो गई। हाँ सॉरी सर आवाज नहीं आ रही। हाँ अब आ रही। जी सर सॉरी सर मुझे पता नहीं है वहां पर, ठीक है, लेकिन मराठा अच्छा, ये सरदार बताइए कि बिसलपुर बांध परियोजना के बारे में बताइए। जी सर मुख्यतः ये पेयजल योजना है और सिंचाई की दृष्टि से यहाँ पर टोंक जिले को और सवाई माधोपुर जिले को सिंचाई का पानी प्रदान किया जाता है। वहीं 6 जिलों को पेयजल का पानी सप्लाई हो रहा है। इसे जयपुर की लाइफलाइन कहा जाता है। ऐतिहासिक रूप से इसका निर्माण बिसल देव जी ने करवाया था, जो चौहान साम्राज्य के शासक थे। और यहाँ 18 गेट है सर और 38 टीएमसी यहाँ पर इसकी भराव क्षमता है। अच्छा बताएं, चार बेत क्या है? चार बेत जी सर, चार बेत युद्धकालीन समय में सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए गाई जाने वाली शैली थी और इसे फैजुल्ला खान ने प्रसिद्ध बनाया और मूलतः ये अफगानी शैली थी। और टोंक में चूंकि पिंडारियों का शासनकाल रहा है तो यहाँ अधिक प्रचलित हुई। बाकी वर्तमान में सर ये बिल्कुल सही बताया आपने। जी उपाध्यक्ष सर। हाँ मनीष जी। यस सर। मनीष जी you are perfectly prepared for the personal interview for RAS, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका बहुत अच्छा रिस्पांस है। शब्द कभी कभी गड़बड़ हो जाते हैं, है ना? यस सर। प्राकृतिक गुरु था या ऐतिहासिक गुरु था, या कभी कभी ऐसा हो जाता है। यस यस सर। आप अखबार बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, ये अखबार नहीं पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा। यस सर। अब हैं कि आज क्या दिन है, क्या वार है, क्या तिथि है, कौन सा महीना है, कौन सा, ये भी पूछा जा सकता है। जी so सर। you must be very well updated about the newspaper also. आज जैसे सर ने पूछा, अतुल सर ने आपसे कि हम राजस्थान के लोग, ये तो दिल्ली से पूछ रहे हैं आपको। जी अखबार में फोटो आया आज जैसलमेर में, वहाँ की महारानी ने एक पुल बनाया है। जी सर। सर मतलब अखबार के फ्रंट पेज पे न्यूज है सर, वो इतनी बड़ी न्यूज है। हाँ बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत बड़ी फोटो भी है। सॉरी सर मुझे पता होना चाहिए था, सॉरी सर। और कभी कभी शब्दों का ठीक से चयन करें आप। बाकी आपका अच्छा रिस्पांस है। थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं कभी भी, शुरू में तो बिल्कुल आप, बाद में तो बहुत परफेक्ट हो गए, बहुत धारा प्रभाव बोल रहे हैं बाद में तो, है ना? तो शुरू से आखिर तक एक ही स्पीड आप रखें। और कोशिश करूंगा सर। अब डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट के बारे में पूछा आपसे, प्रदूषण के बारे में एक बार तो आपको गुस्सा ही आ गया, ऐसा लगा? नहीं सर ऐसा नहीं था। मेरे पास कुछ नहीं है, एक दो सवाल आपसे तो आपको ऐसा लगा कि गुस्सा आ रहा है? नहीं सॉरी सर। स्पेशल मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसे बोले आप जोर से, ये ठीक नहीं है। थोड़ा आपकी और थोड़ा सा सर टेक्निकल, सॉरी सर, टेक्निकल एरर की वजह से ऐसा हो गया कि मुझे 2 बार कहनी पड़ी बात, इसलिए वो आपको लग गया होगा सर, सॉरी। बाकी सर मेरा ऐसा इरादा नहीं था। सामान्य भारत के इतिहास की जानकारी, सामान्य जानकारी जरूरी है, क्योंकि जो इतिहास नहीं पढ़ते उनसे वैसे भी ऐसे सवाल नहीं पूछते जो गहराई से इतिहास के ही हों। केवल सामान्य जानकारी आपको होनी जरूरी है। जी ठीक है, इनका ध्यान रखेंगे तो यस सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू अतुल सर। जी बस आप बिल्कुल न्यूज़पेपर पढ़िए आप, और चूंकि आप पर्यावरण के टीचर हैं तो उससे जुड़ी सारी बातें जानिए। तो शिक्षा और पर्यावरण, ये 2 चीजें तो आपको हर कुछ पता होना चाहिए। यस सर। उसी अखबार में ही दिया हुआ है, पूरा पराली की प्रॉब्लम दी हुई है, जिसमें सरने का दैनिक भास्कर अखबार में संडे स्टोरी छपी है 1/4 पेज की, जो जैसलमेर का स्कूल है, और उसी में पराली आधा पेज पे पूरा छपा हुआ है कि पराली की प्रॉब्लम क्यों केवल हरियाणा और पंजाब में ही है कि जहाँ जलाना पड़ता है। यस सर। आप पढ़ूंगा सर। टीचर हैं तो कम से कम ये चीजें तो फिर आपसे अपेक्षा की जाती है कि शिक्षा और पर्यावरण 2 चीजों पे तो आपको ये नहीं कहना पड़े कि नहीं पता।
यस सर, मैं पढ़ूंगा सर। पूछे मैंने, उसी 2 से जुड़े हुए सारे प्रश्न पूछे मैंने आपसे। जी सर, जी जी, जी ओके सर, थैंक यू जी सर। राजेश। पराली की समस्या का सॉल्यूशन भी है उसमें आज आखिरी में, हाँ जी सर, जरूर सर, मैं पढ़ूंगा सर, आखिर में 2 पढ़ूंगा सर लाइन मैं। भी है। जी 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 मनीष जी, थोड़ा बायोडेटा पे काम करें, करंट से जुड़े वापस, ठीक है। जी सर, नेशनल जो घटना है राजस्थान स्तर की है, ठीक है, जी सर, जी रहना चाहिए आपको। और जी सर, जैसा कि प्रशासन और जो जनप्रतिनिधियों के बारे में प्रश्न था, तो संतुलित दृष्टिकोण बनाए। शुरू में आप असहज हो गए थे, लेकिन बात किया आपने उसमें। बाकी आत्मविश्वास अच्छा है आपका, ठीक है। सर, थोड़ी और जानकारियों को और बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। जी शुभकामनाएं। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी मनीष जी, यस सर, गांधी पर थोड़ा ज्ञान अपना बढ़ाएं आप। गांधी जयंती गई है, जी सर, और उसी तरह से पटेल, तो इन पे, ये भारत के बहुत महान व्यक्तित्व हैं, तो ये पूरी जानकारी हमें हो। और यस सर, आप अनुमान लगाते हुए नजर आते हैं बीच बीच में, तो ये प्रवृत्ति को थोड़ा स्टॉप करें। जब तक करेक्ट आंसर हो तो दें, और अनुमान भी अगर लगाएं तो बोर्ड से अनुमति लेके लगाएं। ओके सर, ओके। शिक्षा नीति वगैरह में भी जैसे आपने कुछ डिग्री वगैरह में अनुमान नजर आए थे आपके। जी सर, अभी मैंने पढ़ने के लेवल पर काफी कमियां है सर, मैं ढंग से पढ़ नहीं पाया अभी करिए सर। उसको और अच्छा करिए। वैसे काफी बढ़िया है, पर और बढ़िया करिए। जी जी, शैली में सॉफ्टनेस लाइए हल्का सा। वैसे यस सर, कहीं कहीं आप सॉरी बोलने में जल्दी कर जाते हैं, जैसे ही क्वेश्चन पूछा तो आप फट से बोल जाते हैं। यस थोड़ा सर, उसको 2-3 सेकंड दीजिए, और यस सर, हल्की सी सॉफ्ट बनाइए। वैसे आवाज अच्छी है, पर यस आवाज सर, और उसको सॉफ्ट बनाएंगे तो अच्छा है। ओके।